नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और आपके साथ मैं हूं रानी नागर। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। हाल ही में गवर्नर शक्तिकांत दास ने बीते 8 अगस्त को शुरू हुई 6 सदस्यीय एमपीपीसी बैठक के लिए किए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार भी नीतिगत दर यानी रेपो रेट को यथावत रखा है। मतलब रेपो रेट 6.5% ही रहेगा और होम लोन या ऑटो लोन लेने वालों पर ईएमआई का बोझ नहीं बढ़ेगा। आपको बता दें कि लगातार तीसरी बार आरबीआई ने दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किए जाने का ऐलान करने के साथ ही दावा किया है कि भारत सही ट्रैक पर आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये दुनिया का ग्रोथ इंजन बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ लगातार जारी है। भारत फिलहाल ग्लोबल इकोनॉमी में हो रहे बदलाव का फायदा उठाने के लिए सबसे बेहतर स्थिति है। विश्व विकास में भारतीय अर्थव्यवस्था का लगभग 15% का योगदान दे रही है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई को लेकर चिंता और अनिश्चितता अभी भी बरकरार है। आरबीआई ने FY 24 में महंगाई का अनुमान 5.1% से बढ़ाकर 5.4% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सब्जियों की बढ़ती कीमतों के कारण जुलाई और अगस्त महीने में महंगाई बढ़ने की आशंका है। वहीं FY 24 में रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। पिछले वित्त वर्ष 2022 व 23 की पहली मीटिंग अप्रैल 2022 में हुई थी। तब आरबीआई ने रेपो रेट को 4% पर स्थिर रखा था, लेकिन आरबीआई ने 2 और 3 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दिया था। बता दें 22 मई 2020 के बाद रेपो रेट में ये बदलाव हुआ था। इसके बाद 6 से 8 जून को हुई मीटिंग में रेपो रेट में 0.50% का इजाफा किया। इससे रेपो रेट 4.40% से बढ़कर 4.90% हो गई। फिर अगस्त में इसे 0.50% बढ़ाया गया, जिससे ये 5.40% पर पहुंच गई। वहीं सितंबर में ब्याज दरें 5.90% हो गई। फिर दिसंबर में ब्याज दरें 6.25% पर पहुंच गई। इसके बाद वित्त वर्ष 2022 व 23 की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग फरवरी में हुई, जिसमें ब्याज दरें 6.25% से बढ़कर 6.50% कर दी गई थी। आपको बता दें, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को स्थिर रखने के साथ ही आरबीआई ने MSF बैंक रेट 6.75%, जबकि SDF रेट को 6.25% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी ग्रोथ का 6.5% रहने का अनुमान जताया है, जबकि अगले साल 2022 की अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.6% जाहिर किया गया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि FY 24 की पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ 8% रह सकती है। आपको बता दें, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि सेंट्रल बैंक ने यूपीआई लाइट की ट्रांजैक्शन लिमिट 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा यूजर्स का डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए आरबीआई ने 2 और प्रपोजल दिए हैं। अब आपको हम बताते हैं कि रेपो रेट और ईएमआई के बीच का कनेक्शन क्या है। दरअसल हम अक्सर सुनते हैं कि आरबीआई ने या तो रेपो रेट में कटौती की है या इसे कुछ आधार दरों से बढ़ाया है, और जब इन दरों में कमी होती है तो यहाँ वाणिज्यिक बैंकों के लिए हमेशा अच्छी खबर होती है। ये तो आपकी ईएमआई की केस प्रभावित करता है और यहाँ आपके लिए कैसे फायदेमंद है। इससे पहले कि हम समझे कि यहाँ आपकी ईएमआई को कैसे बदलता है, पहले जान लेते हैं कि रेपो रेट और ईएमआई की कार्यप्रणाली क्या है। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई से बैंकों को कर्ज मिलता है। आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक भी ब्याज दरों को कम करते हैं। इसी तरह जब रेपो रेट बढ़ता है तो कर्ज लेना महंगा हो जाता है। आरबीआई के पास रेपो रेट के रुपए महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होता है। मनी फ्लो कम होता है तो डिमांड में कमी आती है और महंगाई घट जाती है। इसी तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आरबीआई रेपो रेट कम कर देता है।
इससे बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे कोरोना काल में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई थी तो डिमांड में कमी आई थी। ऐसे में आरबीआई ने ब्याज दरों को कम करके इकोनॉमी में मनी फ्लो को बढ़ाया था। रेपो रेट का शेयर बाजार पर भी असर पड़ता है। जी हाँ, रेपो रेट में होने वाले बदलाव का असर शेयर मार्केट में खास तौर पर बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक पर पड़ता है। अगर रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो कंपनियां अपने खर्च में कटौती करने के बारे में प्लान करने लगती है। इससे उनकी विस्तार की योजनाओं को झटका लगता है। इसका सीधा प्रभाव उनके कैश फ्लो पर पड़ता है, जिसकी वजह से कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिलती है। ईएमआई की बात की जाए तो अगर आप बैंक या किसी संस्था से लोन लेते हैं तो आप आने वाले समय में इन लोन को महीने दर महीने आसान किस्तों में चुका सकते हैं। महीने दर महीने चुकाने वाली इन आसान किस्तों को ही ईएमआई यानी इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप घर खरीद रहे हैं तो आपको ढेर सारा पैसा एक साथ खर्च करना होगा, लेकिन अगर आप लोन लेते हैं तो एक तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी और दूसरा ये कि आप इसे आसान किस्तों में यानी ईएमआई में आने वाले महीनों में चुका पाएंगे। मौजूदा समय में जब महंगाई हर रोज बढ़ रही है, ईएमआई आपको स्ट्रेस फ्री रखती है, क्योंकि इसके चलते आपको एक बार भारी भरकम रकम खर्च करनी नहीं पड़ती है। बस आपको हर महीने कुछ पैसे किस्तों में भरने पड़ते हैं। इससे आपकी जेब पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ता और धीरे धीरे आपका लोन अमाउंट भी कम हो जाता है। सवाल ये है कि रेपो रेट ईएमआई को कैसे प्रभावित करता है। दरअसल आदर्श रूप से कम रेपो रेट आम जनता के लिए कम लागत वाले ऋण में तब्दील होनी चाहिए। जब आरबीआई अपनी रेपो रेट दर घटाता है तो उसे उम्मीद होती है कि बैंक ऋण पर लगने वाली ब्याज दरें कम करेंगे। इसका मतलब है कि ग्राहकों को दिए जाने वाले लोन पर ब्याज दरें कम होगी और ईएमआई भी कम होगी। इसी तरह जब रेपो रेट में वृद्धि होती है तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण ग्राहक के लिए ऋण अधिक महंगा हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऊंची कीमतों पर रुपए लेते हैं, जो उन्हें अपनी उधार दरों को बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। हालांकि यहाँ परिदृश्य हमेशा सामने नहीं आता है। यहाँ देखा गया है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक अपनी दरों में कटौती करता है तो बैंकों को अपनी उधार दरें कम करने में समय लगता है। हालांकि जब रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो बैंक तुरंत अपनी उधार दरें बढ़ा देते हैं। महंगाई कैसे प्रभावित करती है तो महंगाई का सीधा संबंध परचेजिंग पावर से है। उदाहरण के लिए यदि महंगाई दर 7% है तो अर्जित किए गए 100 रुपए का मूल्य सिर्फ 93 रुपए होगा। इसलिए महंगाई को देखते हुए निवेश करना चाहिए, नहीं तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इको रेप रिपोर्ट में टमाटर और प्याज की अगुवाई में खाद्य वस्तुओं के दाम में तेजी के चलते खुदरा महंगाई जुलाई 2023 में मासिक आधार पर 1.90% की बढ़ोतरी के साथ 6.7% के स्तर पर पहुंचने का अनुमान जताया गया है। जानकारी के मुताबिक बीते माह के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े 14 अगस्त को जारी किए जाएंगे। बता दें, बीते एक महीने से ज्यादा समय से देश में टमाटर की कीमतें आसमान पर है। क्या कहते हैं आरबीआई के फैसलों पर एक्सपर्ट। कामा ज्वेलरी के एमडी कोलिन शाह ने कहा कि एमपीसी रेट को होल्ड पर रखना काफी हद तक एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। इंक्रीमेंटल सीआरआर बढ़ाने के कारण त्योहारी सीजन से पहले सिस्टम में तरलता कम हो जाएगी। मोटे तौर पर आर्थिक गतिविधियों की पटरी पर बने रहने की उम्मीद है। महंगाई को लेकर उठाए जाने वाले संभावित कदम कुछ हद तक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं नाइट फ्रैंक इंडिया के एमडी शिशिर बैजल ने कहा कि हमें खुशी है कि आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो दर पर रोक बरकरार रखी है। यथास्थिति बनाए रखने का विकल्प मजबूत इस आर्थिक स्थिति और वित्त वर्ष 2024 के लिए संशोधित महंगाई पूर्वानुमान के केंद्रीय बैंक की 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा के भीतर आने से समर्थित है। हालांकि केंद्रीय बैंक महंगाई को लेकर सतर्क बना हुआ है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।